हेलो। सो गाइस, आज के लेक्चर में आपको मैं जावा के फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फीचर्स ऑफ जावा। अब देखिए, जावा और सी प्लस प्लस अगर देखा जाए तो बात अगर हम करेंगे सी प्लस प्लस की, तो जावा इज़ अ बेसिकली जो सी प्लस प्लस है वो उसके लिए बेस लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ लिया है तब जाके अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो आपको जावा थोड़ा सा आसान जाता है पढ़ने के लिए। तो जैसे मैंने कहा था कि सी प्लस प्लस के लिए पहले हमें सी लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। अब जावा के लिए जनरली सी प्लस प्लस अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो आसान हो जाता है आपको जावा पढ़ने के लिए। अब सी प्लस प्लस और जावा में अगर हम कंपैरिजन करें तो जावा के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो जावा को यूनिक बनाती है, अलग लैंग्वेज बनाती है। बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जावा बहुत अलग लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज अलग है तो क्यों है, उसके फीचर्स हम आज यहाँ पे वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। अभी देखो गाइज, अगर हम कहें तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल होती नहीं है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए तो कदापि नहीं। बट फिर भी अगर हम जावा का फीचर्स यहाँ पे देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है कि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज है। ये पहला फीचर है जावा। अब आप बोलेंगे सर सिंपल तो कोई प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने अभी बोला आपको, सिंपल कोई प्रोग्रामिंग होती नहीं है बिगिनर्स के लिए। बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि जावा सिंपल है। क्यों सिंपल है, किस लिए सिंपल है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि देखिए, जावा में सिंपल लैंग्वेज इसलिए है कि जावा जो है ना, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता था। सिंपल इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सी प्लस प्लस के अंदर जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट थी, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस एक कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट था, पॉइंटर एक कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट था। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट लगते हैं बिगिनर्स को, प्रोग्रामर्स को, ये सारी कंसेप्ट जावा ने हटा दिए हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट सी प्लस प्लस में थे वो जावा ने हटा दिए और जावा को थोड़ा सा आसान बनाने का ट्राई किया है। इसीलिए जावा को सिंपल लैंग्वेज कहा जाता है। बट सिंपल उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, अभी देखिए, फैमिलियर का मतलब क्या है कि जावा के बहुत सारे सिंटैक्सेस जो है वो ऑलरेडी सी प्लस प्लस में हम पढ़ चुके हैं, उनको हम ऑलरेडी जानते हैं। इसलिए जावा कई बार आपको लगेगा कि यार ये लैंग्वेज तो अपन पढ़ चुके हैं। सो दैट इज़ वाई जावा इज़ अ फैमिलियर लैंग्वेज। बट फैमिलियर का मतलब ये नहीं कि अगर आपने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा है तो आपको फैमिलियर नहीं लगेगी। तो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने सी प्लस प्लस अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ा हुआ है, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट को आप जानते हो, तो जावा आपके लिए फैमिलियर बनेगी। मतलब सी प्लस प्लस के कौन से कंसेप्ट, जैसे हम बात करते हैं एरे, मान लीजिए एरे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बराबर है। नेस्टेड डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम इफ एल्स की बात करते हैं, इफ एल्स लाइक दिस, लूप्स 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 ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, वही हम लूप्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो लूप्स। उसके बाद फंक्शंस, फंक्शन को कैसे डिफाइन करना, कैसे कॉल करना, उसमें स्टेटमेंट कैसे लिखना, ये सारी चीज़ें आप पहले सी प्लस प्लस में पढ़ चुके हो। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इनहेरिटेंस क्या होता है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो ये सारी जो वजह वहाँ पे जावा को आपको फैमिलियर बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है एंड फैमिलियर लैंग्वेज है। बट ऐसा मत पकड़ के चलो सर ने बोल दिया सिंपल है तो बहुत सिंपल है। आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपको आसान लगेगी। सिंपल की रीजंस मैंने आपको बताया कि वाई जावा इज़ अ कंसिडर एज ए सिंपल, बिकॉज जो बाकी सारे कंसेप्ट है जो आपको सी प्लस प्लस में कॉम्प्लिकेटेड लगते थे मेरे हिसाब से, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, पॉइंटर कंसेप्ट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, हेडर फाइल जावा में है नहीं, हेडर फाइल्स जावा में है नहीं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो सी प्लस प्लस में हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते थे, इसीलिए जावा को वहाँ पे सिंपल कहा जाता है। ओके, तो जैसे जावा सिंपल के उसके रीज़न देखिए। जावा सिंटैक्स इज़ बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। बहुत सारे जावा के सिंटैक्सेस वो सी प्लस प्लस पे बेस्ड है। मतलब अगर आप सी प्लस प्लस के सिंटैक्स अच्छी तरह जानते हो तो वही सिंटैक्स आपको जावा में करना है। इसीलिए वो फिर प्रोग्रामर के लिए ईजी हो जाता है कि अगर आप सी प्लस प्लस के बाद में जावा पढ़ रहे हो सो इट इज़ ईजियर फॉर यू। इसीलिए हमने भी सिलेबस में वही सीक्वेंस रखा है। फर्स्टली आपको सी प्लस प्लस पढ़ा, नाउ इन सेकंड सेमेस्टर यू आर गोइंग टू लर्न जावा। सेकंड अगर हम बात करें तो जो मेनी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपको बोला एक्सप्लिसिट पॉइंटर है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, इनको रिमूव कर दिया गया है जावा में से।
जो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इनका ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है, इसीलिए जावा ने वो कंसेप्ट निकाल दिए। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जावा इज़ ए सिंपल। उसके बाद जावा और एक रीज़न से सिंपल है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। अभी गार्बेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गार्बेज अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो गार्बेज का मतलब होता है कचरा, करेक्ट, यस और नो, है ना। हम कई बार बोलते हैं वो गार्बेज चीज़ें मतलब क्या, अनुपयोगी, मतलब जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे। ऐसे ही हमारे घर में अनवांटेड। अनवांटेड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, उनका यूज़ नहीं होता। बट ये गार्बेज जो चीज़ें होती है ना, अगर हम प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग उससे बात करें तो गार्बेज मतलब क्या, जो डेटा अननेसेसरी हमारे मेमोरी में पड़ा रहता है, ना हो डाटा फ्री होता है और ना ही वो मेमोरी दूसरे चीज़ के लिए फ्री होती है। तो सी प्लस प्लस में गार्बेज बहुत ज़्यादा होता था। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी प्लस प्लस में, तो जो ऐसा डाटा होता है वो जिसका यूज़ नहीं होता है, वो अपने मेमोरी में स्टोर होते रहता है, और उसको अगर हमें हटाना है तो हमें मैन्युअली उसको डिलीट करना पड़ता था। मैन्युअली यू हैव टू डिलीट दैट डाटा, ओके। इसलिए वहाँ पे वो गार्बेज मैन्युअली हमें डिलीट करना पड़ता था। अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रामर बाय मिस्टेकली वो डेटा को डिलीट करना भूल गया, तो आपकी मेमोरी वेस्टेज होती थी, गार्बेज बहुत ज़्यादा होता था। बट जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है। ऑटोमेटिक मतलब जब उसको लगता है कि ये डाटा यूज़ नहीं हो रहा है क्या, वो जाके उसको ऑटोमेटिक फ्री कर देगा। सो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, है ना। अभी देखिए अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो गाइस, तो एंड्रॉयड में भी गार्बेज बहुत होती है। कई बार आप मेमोरी को बूस्ट करते मतलब क्या, अननेसेसरी जो रैम आपका यूज़ हो रहा है उसको आप फ्री करते हो मोबाइल में। क्यों करते हैं? क्योंकि एंड्रॉयड का ये ड्रॉबैक है कि जितने आप एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन बैकएंड में चलते रहते हैं, तो उनके लिए मेमोरी वेस्टेज होती रहती है। तो जब हम उसको फ्री करते हैं ना, बूस्ट करते हैं ना, तो रैम वहाँ पे फ्री हो जाता है, बराबर। कैच यस, कैच मेमोरी हेलो, कैच कैच मेमोरी। कैच है मेमोरी, करेक्ट करेक्ट। सो वो जो डाटा होता है वो हमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्री करना पड़ता है, सॉरी मतलब मैन्युअली फ्री करना पड़ता है जनरली सी प्लस प्लस की बात करेंगे तो। बट जावा के अंदर वो ऑटोमेटिक है। इसीलिए अगर जावा प्रोग्रामिंग में बना हुआ अगर आप मोबाइल यूज़ करेंगे या फिर कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, तो आपको एज अ प्रोग्रामर ये गार्बेज पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लॉजिक, ओके। सो इसीलिए कहा जाता है कि जावा एक सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज है। तो दोस्तों अगर आपको पूछा गया वाई जावा इज सिंपल एंड फैमिलियर, तो आपको ये सारी चीज़ें बताते आनी चाहिए कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट थी सर जावा में, सी प्लस प्लस में, उसको जावा ने रिमूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये 2-3 कंसेप्ट बताना है, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, पॉइंटर कंसेप्ट नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं किया जाता, हेडर फाइल्स वहाँ पे है नहीं, इसीलिए वो जावा सिंपल है। और फैमिलियर क्यों है? क्योंकि जो सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं उनके लिए फैमिलियर है, क्योंकि सी प्लस प्लस के जितने भी सिंटैक्स है, बहुत ज़्यादा सिंटैक्स जावा में एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए जावा सिंपल एंड फैमिलियर है। तीसरी चीज़ वहाँ पे आपको बतानी है कि जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है, इसलिए आपको मैन्युअली गार्बेज कलेक्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया जावा का पहला फीचर, दैट इज़ सिंपल एंड फैमिलियर। समझ में आ गया क्यों सिंपल है? यस सर। ओके, कोई यस क्वेरी सर। उसके रिगार्डिंग? नो सर। ओके। नो सर। दूसरा अगर हम फीचर्स की बात करें तो जावा इज़ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओके। अभी जैसे इसमें अगर हम बात करें कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सो जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, उनके बिना हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, ओके। सो बिना क्लास के तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना क्लास के तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि जावा में बाय डिफ़ॉल्ट एनकैप्सुलेशन आ जाता है। क्लास बन गया मतलब एनकैप्सुलेशन आ गया, उसमें आप डाटा को हाइड कर सकते हैं, उसमें आप डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो जावा स्ट्रिक्टली फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ये उसका फीचर स्ट्रिक्टली, मतलब बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप जावा को इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए जावा का ये फीचर है, इट इज़ स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्योरली। मतलब मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको सिंपल हेलो वर्ड का भी प्रोग्राम बनाना है तो यू हैव टू क्रिएट अ क्लास फर्स्ट,
सो इसीलिए जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिकॉज इट्स फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर स्ट्रिक्टली। कंसेप्ट समझ में आ सर रहा है? यस। दूसरी कोणती लैंग्वेज नहीं का सर प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? अब देखिए, अभी जावा है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और आगे की जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस है जनरली दे आर सपोर्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। बट जावा अपने आप में खुद अलग लैंग्वेज है ना। ऐसा नहीं कि जावा अकेली ऐसी लैंग्वेज है जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और भी लैंग्वेजेस है। आगे जैसे आप पढ़ोगे सो एवरीथिंग जो भी होगा आपको आगे मिल जाएगा जैसे जैसे। तो जैसे जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वैसे आगे C#.NET अगर हम पढ़ेंगे तो वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है आगे सर जाके। यस, सर ये चेन हो रहा कि चाहिए जैसे सी से C++, से जावा, बराबर तो जावा से कोई और आगे चाहिए? डेफिनेटली जावा से बेस नहीं रहेगा, बट अलग अलग लेवल की लैंग्वेजेस आप पढ़ोगे अभी, है ना। अभी ये जावा तक के फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाते हैं, अभी ये चेन हो गया, लेकिन आगे जाके कैसा, अब जावा के ऊपर से अभी पाइथन आप सीखने वाले हो, तो जो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं उनके लिए जावा आना ज़रूरी होता है। तो ये चेन अपन ने बनाया रखा है। यस सर। सो आगे पाइथन सर। लैंग्वेज आप सीखोगे, तो अगर मैं पाइथन में आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने जाऊंगा तो एडवांस लैंग्वेज नहीं सीखेंगे हम। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टेप्स होते हैं, तो 1 बाय 1 हमें वहाँ पे सीखना है। तो जावा एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स को स्ट्रिक्टली सपोर्ट करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, इसलिए हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वहाँ पे कह सकते हैं। तीसरे फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और ये जो जावा का सबसे मेन बढ़िया फीचर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये प्लेटफॉर्म Yes, sir. इंडिपेंडेंट मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अभी तक आपने एक ही प्रोग्रामिंग पढ़ा C++, तो C++ को जो आप रन करते हो ना, तो C++ का जो सोर्स कोड होता है, अभी सोर्स कोड मतलब क्या गाइस, जो हम लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग का कोड, उसको सोर्स कोड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। फिर ये जो सोर्स कोड है हम कंपाइलर को भेजते हैं, जनरली हम C++ की बात कर रहा हूँ पहले मैं, हाँ, कंपाइलर को भेजते हैं। फिर कंपाइलर क्या करता है, ये सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, मशीन लैंग्वेज में, और डायरेक्टली कर देता है। तो ये सीक्वेंस वहाँ पे फॉलो होता है C++ के अंदर, कि आपका सोर्स कोड डायरेक्ट कंपाइलर के माध्यम से कंपाइल होकर डायरेक्टली मशीन कोड में आपको ट्रांसफ़र करके मिलता है। ये जनरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सीक्वेंस होता है। इसीलिए C++ जो है ना वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। प्लेटफॉर्म का यहाँ पे मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक, लिनक्स, हाँ, विंडोज। तो आप समझ जाओगे कि वो रेलवे के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है ना। नो हाँ, सर। सो डोंट रॉन्ग, ओके, उसको रॉन्ग मत कंसिडर। प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कैसे क्या होता है ना कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से कोडिंग चाहती है। तो अगर C++ में हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, तो विंडो प्रोग्रामिंग के लिए अलग कोडिंग बनेगा, एप्पल के लिए अलग बनेगा, लिनक्स के अलग। मतलब आपको आपके प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जावा का ऐसा नहीं है। जावा में एक बार आपने कोडिंग बना लिया कि वो कोडिंग आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आइदर इट इज विंडो, आइदर इट इज एप्पल, आइदर इट इज लिनक्स। यस सर सोर्स कोड अपन किधर भी रन करें, बट सर वो उस प्लेटफॉर्म पे सर JDK होना ज़रूरी है ना? यस डेफिनेटली, वो तो प्री रिक्विसाइड रिक्वायरमेंट है, वो तो रिक्वायरमेंट है ना। रन करने की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि वंस यू डिसाइड योर कोड, एक बार आपने बना लिया तो JDK के साथ साथ वो विंडो का जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होती है ना, कि यही प्लेटफॉर्म होना, इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। वो बेसिक चीज़ें हैं कि वो वहाँ पे होना ज़रूरी है, JDK इंस्टॉल वहाँ पे होना ज़रूरी है। और ऐसा अभी सॉफ्टवेयर जब बन जाता है, जब उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है ना, तो तब नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि हम वो जब इंस्टॉल करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर, तो बाय डिफ़ॉल्ट JDK भी वहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से हम उसको बेसिक रिक्वायरमेंट में रखेंगे। हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जनरली ये वहाँ पे फॉलो होता है। बट जब हम जावा की बात करते हैं, अभी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, मतलब जावा के कोडिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मायने क्यों नहीं रखती, क्यों वो सभी प्लेटफॉर्म पे रन होता है? क्योंकि जावा डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता है। जावा का एग्जीक्यूशन देखो कैसे होता है। जब आप जावा का फाइल बनाते हो, तो इसका जो सोर्स कोड का फाइल होता है ना, ये सोर्स कोड का फाइल आप कंपाइलर को भेजते हो। ओके, फिर कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इसका
कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड नाम का फाइल बनाता है, बाइट कोड नाम का एक फाइल बनाता है। मतलब कंपाइलर डायरेक्टली मशीन के साथ में कनेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे एक JVM होता है। JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो आपका जो कंपाइलर है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में जावा का अपना एक वर्चुअल मशीन वर्किंग करता है। जो वर्चुअल मशीन में मतलब पहले जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल होगा तो जो फाइल बनेगी वो डायरेक्ट मशीन कोड वाली फाइल नहीं बनेगी, वो बनेगी बाइट कोड फाइल, और उस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास फाइल। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना डॉट जावा, डॉट C++, डॉट MP4, डॉट MP3, अगर वर्ड का फाइल है तो डॉट DOC, ऐसे। तो इस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, और ये फाइल होती है बाइट कोड। कौन सी फाइल होती है? बाइट कोड। और बाइट कोड एक बार बन गया कि ये बाइट कोड किसी भी मशीन पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रीडेबल होता है, जिसको हम कॉमन कोड बोलते हैं। एक्चुअली कॉमन बाइट कोड होता है वो, और वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। ये 2 स्टेप पे रन होता है जावा का प्रोग्राम। जैसे C++ का प्रोग्राम एक ही स्टेप में रन हो जाता है। लेट मी फिनिश। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो बाइट कोड है ना, बाइट कोड वापस से कंपाइलर उसको रन करता है। कंपाइलर हो गया, अब ये हो गया इंटरप्रीटर। तो ये दूसरा ट्रांसलेटर होता है। तो जो बाइट कोड बनने के बाद आप ये बाइट कोड को इंटरप्रीटर को भेजेंगे, फिर इंटरप्रीटर इसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो बाइट कोड हमने वहाँ पे बनाया हुआ है उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एज पर OS। अगर आपका OS विंडो है तो विंडो के हिसाब से कन्वर्ट करेगा, अगर आपका OS एप्पल है तो एप्पल के हिसाब से कन्वर्ट करेगा, और अगर आपका OS लिनक्स है तो लिनक्स के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। तो एक बात आप पक्की याद यहाँ पे रखो कि जावा का कोड डायरेक्टली रन नहीं होगा, आपको 2 स्टेप फॉलो करनी है। फर्स्ट वन, यू हैव टू कंपाइल जावा प्रोग्राम। कंपाइल करने के बाद उसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी, उस फाइल को हम वहाँ पे बाइट कोड कहते हैं। और फिर सेकंड स्टेप में आपको उस प्रोग्राम को रन करना है, कंपाइल एंड रन। 2 स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। इसीलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि OS के साथ आपका यहाँ पे डायरेक्टली बाइट कोड जाता है, और बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। इसीलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, हम इसको कह सकते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? यस और नो? यस सर। ओके, कोई क्वेरी? पहले 3 फीचर्स में कोई क्वेरी? सर यस, पूछो। सर C++ का इंटेंशन जैसे .exe। हाँ, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल का होता है। मैं सोर्स कोड की हाँ। बात कर रहा हूँ। सोर्स कोड हाँ, जो होता है सर। ना, सोर्स कोड का जो C++ का फाइल था उसका एक्सटेंशन .cpp था। अब हम यहाँ पे जावा का जो सोर्स कोड का फाइल बनेगा उसका एक्सटेंशन .java रहेगा, और वहाँ से सोर्स कोड की फाइल कंपाइल करने के बाद एक उसका अलग ही फाइल बनता है जिसको हम बाइट कोड फाइल कहते हैं, और उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट क्लास। ओके, बोलो, कुछ और? सो आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जावा में स्ट्रिक्टली 2 स्टेप फॉलो होती है, पहले कंपाइलर फॉलो होता है, फिर इंटरप्रेटर फाइल होता है। और यहाँ पे जो बाइट कोड बनता है ना, इसी की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाइट कोड की वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो 2 स्टेप फॉलो होती है डायरेक्टली। अब जब मैं आपको बताऊंगा, जब प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि पहले मुझे जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना होता है, देन बाद में उसको रन करना होता है। हम C++ में ऐसे नहीं करते थे, डायरेक्टली Ctrl+F9 करके हम जावा का प्रोग्राम रन कर सकते थे। सॉरी, C++ का प्रोग्राम डायरेक्ट रन होता था। इसीलिए C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। C++ ऑपरेटिंग के हिसाब से डायरेक्टली मशीन कोड में ट्रांसफ़र करती है, जब आप ये बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हो। इसीलिए जावा पहले बाइट कोड बनाता है, और फिर बाइट कोड बनने के बाद वो इंटरप्रेटर के ज़रिए फिर मशीन कोड में ट्रांसफ़र होता है, और इसीलिए फिर जावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली रन होता है। एनी कन्फ्यूजन? सर यस।
तर मग हे फीचर थोडी चालतं